हाय गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे सीए में इंटर की मैनेजमेंट अकाउंटिंग की 3 कॉपीज़। ठीक है। मैं तीनों कॉपीज़ को देखूंगा और तीनों कॉपीज़ में बताऊंगा कि आपको टिप्स दूंगा कि किस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर लिखा जाता है और किस तरह से आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, जो कि मोस्टली बंदे लोग करते हैं, मतलब लड़के लड़कियां दोनों एस्पिरेंट लोग करते हैं, तो आपको वो अवॉइड करनी है। सबसे पहले इनके मार्क्स देखिए, इन्होंने 24 मार्क्स स्कोर किया था एमसीक्यू में। ऐसे ही आपको भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 24-26 मार्क्स स्कोर करने हैं, जिससे कि आपका एक हायर मतलब एडवांटेज हो जाता है कि भाई तुम लोग पास हो जाओगे आराम से। ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर कि भाई इन्होंने कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले इन्होंने अटेम्प्ट किया था, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से लिखने के बाद, यहाँ पे मिडल में भी लिखना है आपको। यहाँ पे देखो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के जगह पे है ना, यहाँ पे ऐसे लिखना है कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 1, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 ए। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को कंफर्म हो जाए कि भाई हाँ तुम लोग कौन सा आंसर कर रहे हो। वो आपको मिडल में लिखना है कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो आप। देन उसके बाद मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई थियरी में कितना लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, तो बताओ। देखो यार, इतना ही लिखना चाहिए, इतना इतना छोटा छोटा लिखना चाहिए, जिससे कि आपको 3 मार्क्स मिल जाए। इनको हर एक पॉइंट के एक एक मार्क्स मिले। अब आप बोलोगे कि यार कि इस बात के इसको 3 मार्क्स मिले हैं, किस बात के इतना सा लिखने से 3 मार्क्स थोड़ी ना मिलते हैं। तो इन्होंने कीवर्ड्स में ध्यान दिया था काफ़ी ज़्यादा। इनके कीवर्ड्स देखो, यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड्स पे काफ़ी इंपॉर्टेंस से मतलब लिखा है भाई, कैश बजट लिखा है, एंड बाकी की चीज़ें भी लिखी हुई है जो कि कीवर्ड्स है। इन्होंने हेडलाइंस लिखी है, तो इन हेडलाइंस के भी इनको मार्क्स रहते हैं। क्या होगा अगर इन्होंने ये अंदर का कंटेंट नहीं लिखा होता एंड बस हेडलाइंस लिखी होती, तो यस फिर भी इनको मार्क्स मिलते हैं, 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। और अगर इनको अंदर का कंटेंट, बाकी के 3 पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, 3 या 4 पॉइंट्स थे, अगर वो भी लिखते तो क्या होता, तो उनके भी मार्क्स इनको मिल जाते आराम से। ठीक है, इवन तो उनको अंदर का कंटेंट नहीं पता फिर भी मिल जाते। तो थियरी ऐसा ही है, थियरी आपको छोटा ही लिखना है, बट अगर आपको पता हो, कीवर्ड्स पता हो तो ही लिखना है, अदरवाइज आप अवॉइड करो थियरी लिखने का। नहीं, उसके बाद हम आते हैं एबीसी कॉस्टिंग के क्वेश्चन पे। देखो कितना अच्छे से उसने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। एंड आपको मैं एक बात बता दूं, ये कैलकुलेशंस आपको दिखाने हैं यहाँ पे। अगर ये कैलकुलेशंस नहीं दिखाओगे, लाइक जैसे कि इन्होंने दिखाया कि ये 6,000 किधर से आया था, तो 600 × 10, इस तरह से आपको कैलकुलेशंस दिखा के चलने हैं। एग्जामिनर को भाई ऐसा प्रकट नहीं होगा कि भाई इसने ऐसा ऐसा किया होगा, नहीं। आपको वहां पे शो करना है कि भाई किस तरह से ये आंसर आया है। देन उसके बाद यहाँ पे ये आंसर, फाइनल आंसर देना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ने 2 क्वेश्चन पूछे थे आई गेस। एक तो पूछा था कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द चॉकलेट आइसक्रीम क्या होगा, एंड दूसरा ओवरऑल आइसक्रीम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा। इस इन 2 क्वेश्चन को पूछा था। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बॉक्स जैसा बनाया, मतलब ये ऐसा इस तरह से फाइनल आंसर किया है, इस तरह से ही आपको फाइनल आंसर करना है। जैसे कि आपने मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉपी देखा होगा दिसंबर 2024 में, मेरा 1 मार्क काटा गया है वहाँ पे। मेरा 1 मार्क क्यों काटा गया था, बिकॉज मैंने ऐसे फाइनल आंसर नहीं लिखा था। अगर मैंने ऐसे फाइनल आंसर लिखा होता तो मेरा 1 मार्क वहाँ पे बच जाता और मुझे 7/7 मिल जाते। तो आपको भी इस तरह से करना है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एबीसी कॉस्टिंग ओवरऑल जो पूरा आइसक्रीम का ये था, उसके लिए आंसर लिखा। देखो यहाँ पे स्टेप मार्किंग दिया हुआ है, स्टेप 1 के 2 मार्क्स, स्टेप 2 के 4 मार्क्स, स्टेप 3 के 1 मार्क्स। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये स्टेप 2 है पूरा का पूरा, एंड ये स्टेप 1 है, इनके इसको मार्क्स मिले हैं। और ये स्टेप 1 है, सॉरी स्टेप 3 है, तो इसके इनको 1 मार्क मिले, जिससे कि मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो आपको भी ऐसे करके चलना है। देन जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था जिसमें इंस्टीट्यूट ने गलती की थी, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 4 का ए है। अगर आपको चाहिए तो आप सजेस्टेड आंसर्स में भी देख सकते हो कि इसका आंसर क्या है और किस तरह से है। तो आपको ना ये आंसर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 6 मार्क्स दिया है। ये एस्पिरेंट का लक अच्छा था कि इसको ये अच्छे से मतलब मार्क्स मिल गए। अदरवाइज यहाँ पे मैं अगर एज अ एग्जामिनर होता, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 दे देता पूरा का पूरा, बिकॉज ये आंसर ही गलत है, पूरा आंसर ही गलत है। फिर भी इनको 6 मार्क्स मिले, पता नहीं इंस्टीट्यूट ने क्या समझ के इसको 6 मार्क्स मिले दिए हैं। नो ऑफेंस, बट जो सही है उसको ही मार्क्स देने चाहिए, जो गलत है उसको गलत देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो देखो, कुछ भी लिख के आओ फिर भी इंस्टीट्यूट मार्क्स दे ही देता है, तो आप भी ऐसे ठोक के आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट था। ठीक है, तो इसमें देखो इन्होंने लाइंस वाइंस बना के रखी है कि भाई लाइंस वाइंस मार के एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है।
यहाँ पे फ़ॉर्मूलाज़ पूरा लिखा है जैसे कि प्रोफ़ेशनल्स करते हैं, फ़ॉर्मूलाज़-विर्मूलाज़ पूरा लिख के आते हैं, जैसे कि आपको भी फ़ॉर्मूलाज़ पूरा लिखना है। बहुत लोगों को गलती होती है कि भाई उनको शॉर्ट फ़ॉर्म में फ़ॉर्मूला लिखना होता है। भाई नहीं, शॉर्ट फ़ॉर्म में फ़ॉर्मूलाज़ नहीं लिखने, यू आर प्रोफ़ेशनल, आपको फ़ॉर्मूलाज़ पूरे लिखने हैं। अगर आपने शॉर्ट फ़ॉर्म में फ़ॉर्मूलाज़ लिख दिए तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्या पता सामने वाले एग्ज़ामिनर की खोपड़ी सनकी हो और उसने आपके शॉर्ट फ़ॉर्म में हो ये देख लिए मतलब फ़ॉर्मूलाज़ देख लिए और ज़ीरो दे दिया डायरेक्टली आपको। तो ये रिस्क मत लेके चलना कि भाई शॉर्ट फॉर्म में लिख के चल जाए। फुल फॉर्म में लिखना, कभी भी फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है? जैसे कि इस एस्पिरेंट ने लिखे थे फुल फॉर्म में पूरे के पूरे, ठीक है? एंड ये फाइनल आंसर देखो, ये मिसिंग वैल्यूज़ यहाँ पे इन्होंने फाइनल आंसर किया था, इसका इन दोनों को 1 मार्क मिल गया, ठीक है? तो ये ऐसा फाइनल आंसर देना इम्पोर्टेंट है। एक बजट का क्वेश्चन था, ये बजट के क्वेश्चंस में भी देखो यहाँ पे इन्होंने एक गलती किया था, ये पॉइंट आउट नोट करने वाला है। यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर इनकी ये अमाउंट्स कैसे आ गए, ठीक है? ये अमाउंट्स कैसे आए इसका वर्किंग नोट नहीं दिया था। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 ऐसे दे के चलना है, ठीक है? ऐसा डायरेक्टली अमाउंट नहीं निकालने, इसकी वजह से क्या होता है आपके मार्क्स काटे जाते हैं। और जैसे कि आप देख देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने अटेंड किया था ये एस्पिरेंट ने एंड इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे मार्किंग भी दी है बट मार्क्स नहीं दिए। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है गलती यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ने मान के चला है कि ये बच्चे ने अटेंड ही नहीं किया है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। ये ऐसा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ब्लंडर है कि इंस्टीट्यूट ने मान के चला कि भाई बच्चे ने अटेंड ही नहीं किया है और वो क्वेश्चन उन्होंने प्लस कर दिया है मतलब क्या बोलते हैं उसको चेक किया हुआ है। फिर भी उन्होंने ऐसा लगा कि भाई बच्चे ने अटेंड ही नहीं किया है, तो भाई पता नहीं इंस्टीट्यूट क्या करता रहता है। इधर उनको मार्क्स मिलने चाहिए थे, हाँ, वर्किंग नोट नहीं लिखने के मार्क्स काटने चाहिए थे, बट इनको 14 में से 7 नहीं तो 8 मार्क्स तो देने चाहिए थे इंस्टीट्यूट की तरफ से, बट इनको मिले नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो इनको इनके पास टाइम कम था शायद से इसके लिए इन्होंने ड्राइंग्स नहीं बनाई लाइक लाइंस वाइंस नहीं मारी और ऐसे ही आंसर चालू कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि भाई स्केल लेके लाइंस वाइंस मारने से कुछ अच्छा होता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर स्केल से लाइंस वाइंस नहीं मारोगे, हाथ से मारोगे फिर भी चलेगा, नहीं तो ऐसे टेबल बना के चलोगे ना प्रोजेक्ट का, तो भी चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं आता इतना। आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में हो, आप जल्दी में होते हो, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो आप ऐसा बीकॉम की तरह मतलब क्या बोलते हैं उसको, बीकॉम वालों की तरह ऐसा टेबल-वेबल बना के टाइम पास नहीं करोगे। आप सीधा आंसर लिखने के लिए चालू करो। बस आपका वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन अच्छे से होना चाहिए जैसे कि ये एस्पिरेंट का था। ठीक है? तो इनको पूरे मार्क्स मिले, यहाँ पे 6 मार्क्स मिले। देखो यहाँ पे भी इनको फाइनल आंसर के 0.5 मार्क्स मिले। देखो 1 मार्क्स होना चाहिए था यहाँ पे, 1 मार्क्स होना चाहिए था। कहाँ काटा होगा? ठीक से आंसर नहीं लिखा है फाइनल आंसर। अगर इन्होंने ठीक से पूरा एकदम आंसर लिखते ना तो यहाँ पे इनको 1 मार्क्स मिल जाते स्टेप 3 के। ठीक है? एंड ये बजटेड कॉस्ट सेल्स वेरिएंस का क्वेश्चन आया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से। इन्होंने फार्मूलाज देखो पूरे लिखे हैं, कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई फार्मूलाज को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, ना ना ना। इन्होंने पूरे फार्मूलाज लिखे हैं एंड सब कुछ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने गए हैं। ठीक है? 14 में से इनको 6 मिले हैं विच इज़ क्वाइट गुड, ये काफ़ी अच्छे हैं एंड इनका पेपर खत्म हो गया। तो इस तरह से इन्होंने 59 मार्क्स गेन किए थे। हाँ, वो 6 मार्क्स बाय लक मिले थे, बट इट्स ओके, उनका लक था, उनको मिल गए। अभी हमारा लक क्या बोलते हैं हम देखते हैं। ठीक है? तो आपको भी इस तरह से ही करना है और एक बात याद रखना, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे भी लिखते हो ना तो यहाँ पे भी लिख दो मिडल पे, यहाँ मिडल पे भी लिख देना, ठीक है? जिससे कि एग्ज़ामिनर्स की आँखों में मतलब दिख जाए कि भाई भाई मैंने सॉल्व किया है, ठीक है? अब आपको एक बात बता दूँ, ये एस्पिरेंट ने है ना क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट अटेम्प्ट नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट अटेम्प्ट नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट अटेम्प्ट नहीं किया था। स्टिल ही इज़ एबल टू मतलब ही और शी एबल टू स्कोर आउट ऑफ 59 मार्क्स, ठीक है? मतलब 100 में से 59 मार्क्स मिले हैं, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, 3 नहीं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ 766 766 इस तरह के मार्क्स मिले हैं, इसके लिए इनको 59 मार्क्स मिले हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर सब चैप्टर्स करने की ज़रूरत है, सिलेबस सब करने की ज़रूरत है, तो नो ऐसा नहीं है, कुछ चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। बट आपको बाकी के चैप्टर्स काफ़ी अच्छे से मतलब करके जाना चाहिए, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, नहीं तो डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया। तो ये इन जैसे जो
चैप्टर्स रहते हैं, इनको आपको एकदम अच्छे से करके जाना चाहिए, जिससे कि आपको 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिले। अब हम देखेंगे 38 मार्क्स वाली कॉपी। ये 38 मार्क्स वाली कॉपी में भी देखो इनको 24 मार्क्स मिले हैं। इनकी गलती कहाँ पे हुई थी? इन्होंने पेपर ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया था, मतलब पेपर प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हुआ था, ये उनकी बड़ी गलती हुई थी। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखो, इन्होंने जैसे लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह से ही आपको लिख के आना है। और क्वेश्चन नंबर 7 का ए, यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट बना है कि ए भी लिख के आओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ए जो भी हमने 59 मार्क्स वाले पे देखा था वैसे ही है। इन्होंने भी फॉर्मूलाज बड़े बड़े लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इनको मार्क्स मिले हैं, 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिले यहाँ पे। देखो यहाँ पे इन्होंने वर्किंग नोट का रेफरेंस दिया हुआ है, ये जो बजट का क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने वर्किंग नोट का रेफरेंस दिया है कि वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3। तो एज ए एग्जामिनर मैं क्या करूंगा, एज ए एग्जामिनर मैं डायरेक्टली वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 इस पे जाके देखूंगा कि आपकी वर्किंग नोट सही है कि नहीं है। यहाँ पे बस आंसर करने से कुछ नहीं होता, आपको वर्किंग नोट भी बनाना होता है। वर्किंग नोट एक रेफरेंस होता है कि भाई मैं इसका कैलकुलेशन, ये पर्टिकुलर अमाउंट कैसे आया, वो ये वर्किंग नोट में बताऊंगा, ठीक है, ये उसको आप बताते हो। एंड इनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले। हालांकि इन्होंने स्टेप 1 में गलती किया था, स्टेप 1 में थोड़ा यहाँ पे गलती हुआ था, सेल्स के वर्किंग नोट में 1 में कुछ गलती हुआ था, इसकी वजह से इनका सेल्स गलत हुआ एंड फाइनल आंसर गलत हुआ। बट अगर इनका मिडल का देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट ये दोनों सही है, तो इंस्टीट्यूट ने इनको 5 मार्क्स अलॉट कर दिए। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरा सेल्स वाला पॉइंट गलत हो गया, नहीं तो प्रॉफिट वाला पॉइंट गलत हो जाएगा, तो मेरा पूरा आंसर चला जाएगा, मतलब जीरो मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको स्टेप मार्किंग मिलती है और इंस्टीट्यूट स्टेप मार्किंग देती है, इतना भी निर्दयी निर्दयी नहीं है अपना इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने वर्किंग नोट बनाए थे, वर्किंग नोट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं इन्होंने। एंड इनको 14 में से 5 मार्क्स ही मिले, विच इज़ क्वाइट ठीक है। अभी क्या बोले, थोड़ा और इनको मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट बराबर आ जाता है इनका, तो इनको आई गेस 8 नहीं तो 9 मार्क्स तो ऐसे इजीली मिल जाते हैं, पर ठीक है। एंड इनको वर्किंग नोट के भी मार्क्स मिल जाते बट नहीं मिले, ठीक है, अभी क्या बोले उसमें, वर्किंग नोट ही सही नहीं तो क्या बोलने का। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग का था। देखो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और कटिंग भी कर रहे हैं ना ये लोग, तो कट भी देखो कि इतना अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा एकदम अंडू गंडू ठंडा पानी मत करना पेपर का, पेपर को अच्छे से यूटिलाइज करना, और कट करना है ना तो ऐसे ऐसे लाइन मार्क्स के कट करना है, ठीक है। इस तरह से ही कट करना है, ऐसा अंडू गंडू ठंडा पानी नहीं करना है। हमको हमको बहुत गंदी आदत होती है, खास करके लड़कों को, ऐसा एकदम ड्राइंग ही बना देते हैं उधर जाके। तो यहाँ पे इनको देखो स्टेप मार्किंग मिला है, यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट निकालने का इनको स्टेप 1 मिला। अब देखते स्टेप 2 के मार्क्स मिले कि नहीं, स्टेप 2 के मार्क्स नहीं मिले। यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ था इनसे, इसकी वजह से इनको मार्क्स नहीं मिले हैं। इसके लिए आगे का इनका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे भी इनका क्वेश्चन गलत हो गया था। देखो यहाँ पे इन्होंने थियरी लिखा था। अब देखो इन्होंने कितने पॉइंट्स लिखे, 4 पॉइंट्स लिखे हैं, बट इन्होंने पॉइंट्स जो लिखे थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट के, ये थोड़े गलत पॉइंट्स थे, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन के आंसर के पॉइंट्स थे, ये गलत पॉइंट्स थे। इसके लिए प्लानिंग के लिए ही इनको 0.5 मार्क्स मिला है, ठीक है, प्लानिंग के लिए। अब ये प्लानिंग के कंटेंट के अंदर इनको कुछ लगा नहीं होगा कि कीवर्ड से कुछ है, ऐसा नहीं मिला होगा, इसके लिए इन्होंने फर्स्ट 0.5 मार्क्स दिए हैं। अदरवाइज प्लानिंग के अंदर कुछ कीवर्ड्स ये और डालते ना, तो इनको ये एस्पिरेंट को 1 मार्क जरूर मिल जाता, ठीक है। और बाकी के जो पॉइंट्स थे 2, 3, 4 ये गलत पॉइंट्स थे, इसकी वजह से इनको इस पे मार्क्स नहीं मिला। तो जो जिनको भी लगता है कि भाई कुछ भी लिख के आओगे, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आपको बुक का लिख के आना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत समझ के लो एंड पॉइंट्स अपने हिसाब से बना के चलो। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक बड़ी गलती की थी एस्पिरेंट ने, ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है, ठीक है, कि फॉर्मूलाज देखो, यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखने हैं ना, तो इस तरह से लिखने हैं, ठीक है। सेल्स प्राइस पर यूनिट, तो इस इन्होंने इंस्टीट्यूट को बताया कि भाई मैं सेल्स प्राइस पर यूनिट को क्या रेफर दूंगा, SPPU, इस तरह से बताया है, तब जाके इन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना है तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म यूज करने हैं। अदरवाइज पूरा पूरा उस उधर लिख के आना है, जैसे कि वो 59 मार्क्स वाले ने लिखा था इस तरह से, ठीक है। अब इनकी गलती ये हुई थी, इनकी गलती ये है कि इन्होंने फॉर्मूलाज लिखे थे बट उसमें वैल्यूज पुट नहीं की थी। वैल्यूज पुट नहीं की तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, तो इनको पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 0 मिला।
अगर आपको लगता है कि आप बस फ़ॉर्मूलाज़ लिख के आओगे तो मार्क्स मिल जाएँगे, नहीं, बस फ़ॉर्मूला लिखने से कुछ नहीं होता। आपको वहाँ पे वैल्यूज़ भी पुट करनी होती है, उसके मार्क्स मिलते हैं। फ़ॉर्मूलाज़ तो क्या है, मैं गूगल से भी सर्च कर लूँगा। एप्लीकेशन कैसे करते हो, वो देखना उनको इम्पोर्टेंट है। तो एप्लीकेशन आपने ठीक से नहीं किया, तो आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे, जैसे कि इस केस में इस एस्पिरेंट को मिला है। बिकॉज़ ऑफ ये एस्पिरेंट ने क्या किया था, बस फ़ॉर्मूलाज़ लिखे, वैल्यूज़ पुट नहीं की तो आंसर के नहीं आए इनके। तो यहाँ पे भी 0 मार्क्स, तो ये 38 मार्क्स वाली कॉपी थी। ओके? अब वो देखते हैं 28 मार्क्स वाली कॉपी को। 28 मार्क्स वाली कॉपी में देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कितने मार्क्स मिले? 6 मार्क्स मिले बस। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो इस बंदे को भी 24 मार्क्स होते, ठीक है? इस बंदे को भी 24 मार्क्स होते अगर एमसीक्यूज़ में, तो ये आराम से देखा जाए तो 46-50 तक जा सकता था। बट एमसीक्यूज़ कितना डिफरेंस लाते हैं बताओ? इन इसके 4.5, 7, 1.5, 3.5, 3.5 इस तरह से मार्क्स थे, फिर भी इसको 28 मार्क्स मिले बिकॉज़ ऑफ एमसीक्यू में इसका स्कोर लो था। अगर आपका एमसीक्यू में स्कोर लो होगा तो आपके मार्क्स घटेंगे, ठीक है? काफ़ी काफ़ी घटेंगे, तो आपको एमसीक्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करना है। अब देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन इन्होंने ये किया था कि कट कर दिया था। नो इश्यू, मैंने भी कट कर दिया था। तो इंस्टीट्यूट ने ग्रांटेड लिया, पता नहीं क्यों ग्रांट में लिया, कट किया था फिर भी। इन्होंने 2-3 पेज छोड़ के अब देखो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना है। इंस्टीट्यूट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो। अब इस बंदे का एग्जामिनर अच्छा था इसके लिए उसने मार्क्स दे दिया, बट इसे शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है? यहाँ पे भी इन्होंने और हैंडराइटिंग थोड़ा बहुत सुधारना है, एकदम ही खराब हैंडराइटिंग नहीं करनी है, जिससे कि ये बन एस्पिरेंट की हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत अगर अच्छी होती तो समझ में आ जाता। जैसे कि मेरे को भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको हैंडराइटिंग थोड़ा देख के चलना है, ठीक है? हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा करने का कोशिश करो, बिकॉज़ हैंडराइटिंग की वजह से भी आप फेल हो सकते हो। अगर आपका हैंडराइटिंग एकदम ही खराब है, तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको। यहाँ पे इनको 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिले। बाकी इन्होंने देखो यहाँ पे ठोक के लिखा है। ये बैलेंस स्कोर कार्ड का आई गेस क्वेश्चन था एंड इन्होंने ये ठोक के लिखा था, तो हर एक पॉइंट का देखो 0.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स। तो इंस्टीट्यूट को लगा होगा कि जितने पॉइंट्स हैं उनको क्या करते हैं, मार्क्स देते हैं। तो जो भी बोलता है कि थियरी में मार्क्स नहीं मिलते, तो मिलते हैं मार्क्स। अगर आपको थियरी के पॉइंट्स याद हो, थोड़े बहुत कीवर्ड्स याद हो, तो ही मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है? इन्होंने ज़्यादातर लाइक मैंने इनका कॉपी देखा ये एस्पिरेंट का, इन्होंने ज़्यादातर है ना इनके थियरी की वजह से ही मार्क्स गेन किए हैं, अदरवाइज ये इन्होंने ज़्यादा कुछ मार्क्स गेन नहीं किए हैं प्रैक्टिकल में। यहाँ पे भी इन्होंने ये बॉक्स बॉक्स बना के रखे थे। ऐसे बॉक्स नहीं बनाने हैं, आपको बस अंडरलाइन करना है, ठीक है? अंडरलाइन करके जाना है। बॉक्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं ऐसे। इनको भी इसमें 4.5 मार्क्स मिले थे। देखो इन्होंने अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी लिखी थी, तो इंस्टीट्यूट ने उसको कंसीडर नहीं किया था। इसके लिए इनको 4.5 मार्क्स मिले। अगर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखते तो इंस्टीट्यूट क्या करता, यहाँ पे मार्क्स कंसीडर कर देता, ठीक है? देखो यहाँ पे मार्किंग लग रही है, देखो इंस्टीट्यूट ट्राई कर रही है कि भाई इन्होंने क्या लिखा है वो समझने की, इसके लिए उन्होंने ऐसा लाइन्स वाइन्स मारा है देखने के लिए कि भाई कुछ सही है कि नहीं है, तो नहीं है सही, तो इसके लिए यहाँ पे मार्क्स बिल्कुल नहीं मिले। इन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, देखो यहाँ पे इनका भी सेल्स गलत हो गया था पूरा, सेल्स गलत होने की वजह से, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स सही था, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने वर्किंग नोट नहीं दिया था, इसका भी मार्क्स जाएगा। वर्किंग नोट नहीं दिया या फिर वर्किंग नोट नहीं बनाया, तो देखो कितना डिफरेंस आता है। इनको 0.5 मार्क्स मिला है। हमने 38 वाले मार्कशीट में देखा था कि भाई उनको कुछ कितना 5 मार्क्स तो मिला था इस पार्ट का, इस पर्टिकुलर पार्ट का। बट इन्होंने वर्किंग नोट नहीं लिखा, ये अमाउंट कैसे आया वो नहीं बताया, इसकी वजह से इनको क्या हुआ, 0.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स, 1 मार्क मिल गया। तो आप देख ही सकते हो वर्किंग नोट का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको वर्किंग नोट्स बनानी है। देखो यहाँ पे इन्होंने नीचे वर्किंग नोट्स बनाई है, बट इनका रेफरेंस नहीं दिया है यहाँ पे। तो वर्किंग नोट का रेफरेंस नहीं दोगे तो इंस्टीट्यूट बोलेगी भाई मैंने देखा ही नहीं, मैं तो अंधा कानून हूँ, मेरे को दिखता ही नहीं है। तो वर्किंग नोट्स का अगर रेफरेंस नहीं दोगे, तो इंस्टीट्यूट को कैसे पता चलेगा कि भाई तुमने ये किया है, ठीक है? वर्किंग नोट मतलब बना के, वर्किंग नोट बना के ये आंसर आया है तुम्हारा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस देना है, जिससे कि इंस्टीट्यूट को भी हेल्प मिले आपको मार्क्स देने के लिए।
जैसे कि देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दे भी दिए थे कि वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, आई गेस नहीं है वर्किंग नोट 3, बट सही थी कि मार्क्स दिए हुए थे, बट रेफरेंस नहीं देने की वजह से इन्होंने मार्क्स काटे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने फिर से थियरी वाले क्वेश्चन लिखा था, इनका थियरी अच्छा है शायद से। अब देखो 4 पॉइंट लिखे हैं, इसमें से 3.5 मिले हैं, हर एक पॉइंट का 1 मार्क मिला होगा और एक किसी पॉइंट का हाफ मार्क मिला होगा जी, ठीक है, बस हेडलाइन का मार्क्स मिला होगा। अगर आप ये कंटेंट नहीं लिखते हो, बट क्या बोलते हैं ये हेडलाइंस लिख के आ जाते हो, तो भी आपको 4 पॉइंट सॉरी 2.5 1.5 ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कुछ भी हो लिख के तो ज़रूर आना है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने करने की कोशिश तो की थी, ये टेबल का इनको 3.5 मार्क्स मिले, बाकी का इनका सही नहीं था फाइनल आंसर, तो इनको 0 मिल गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी स्टेप मार्किंग मिली है, बस इतना ही था इस कॉपी में, ज़्यादा कुछ था नहीं। इनके एक्चुअली मार्क्स चले गए बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज। अगर एमसीक्यूज में अच्छे होते तो इनको 44 46 मार्क्स आराम से मिल जाते। अगर एमसीक्यू में आप अगर अच्छे से नहीं कर पाते तो भाई प्रैक्टिस करो थोड़ा बहुत, मतलब रीडिंग करना चालू करो, एमसीक्यू बैंक करो, तो जाके तुम एमसीक्यू में इम्प्रूव कर पाओगे। अदरवाइज विदाउट एमसीक्यू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पास होना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एंड इतना ही है, मैं और भी सर्टिफाइड कॉपीज़ लेके आऊँगा। बस, थैंक यू, बाय बाय।